लड़कर के मुल्क को आज़ाद करवाया महात्मा गांधी के नेतृत्व में। गोपाल कृष्ण गोखले हो, चाहे लोकमान्य तिलक हो, फिरोज शाह मेहता हो, बड़े बड़े हस्तियां थी उस जमाने के अंदर, लंबे फहरिस्त थे उनकी। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया। तो अम्बेडकर साहब कौन से कांग्रेस में थे वो? आप कल्पना कीजिए, उस वक्त में फिर उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया। श्याम प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे, वो मंत्री बने नेहरू कैबिनेट के अंदर, ऐसे बन गए। क्या जमाना था जहाँ मतभेद होना अलग बात है, परंतु मनोभेद नहीं हो, देश हित के लिए हम सब एक हैं, वो भावना हुआ करती थी। और आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? आज चारों ओर तनाव का, हिंसा का माहौल है देश के अंदर। लोकतंत्र खतरे में, ऐसा माहौल महसूस होता है। इतने आर्टिकल आते हैं, आप देखें तो लिखने वाले साहित्य का लेखक भी थक गए, धीरे धीरे थकते जा रहे हैं। बहुत ही चिंताजनक बात है ये। इस देश का लेखक हो, साहित्यकार हो, पत्रकार हो, जिसकी लेखनी में ताकत है, वो मुल्क की दिशा तय करते हैं, वो थकते जा रहे हैं आजकल। कितना लिखें इनके खिलाफ? इसलिए आज जब 125 वर्ष जयंती मना रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो मैं तो एक कहने को तो बहुत कुछ बातें कोई भी कह सकता है, कोई कम पड़ेगी, पर मैं समझता हूं कि मैं तो वहां मणिपुर में भी गया, उनके जो स्मारक बना हुआ है बॉर्डर पर मैं कहना चाहूंगा इस मौके पर कि ये ऐसे मौके आते हैं जब हम लोग चिंतन करें, मनन करें, सच्चाई क्या है, इतिहास पढ़ें और नई पीढ़ी को गुमराह होने से बचाएं। इसलिए मैंने कहा ये खुद अपराध बोध से ग्रसित है, इसलिए ये सच्चाई तो सामने आने देना नहीं चाहते हैं। उसके बजाय गुमराह करो, आप ध्यान डाइवर्ट कर दो। साथ मतभेद थे, अरे क्या उस जमाने में क्या बातें होती थी, कैसा भावना होती थी, सबके उद्देश्य एक होते थे, कैसे हम आजाद करवाएं मुल्क को, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, वो भावना होती थी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा नई पीढ़ी के हमारे नौजवानों को कि कल आने वाला कल आपका है, देश के कर्णधार आप हैं। आपको सच्चाई में, सत्य में, अहिंसा में, और जो भावना है प्रेम की, मोहब्बत की, भाईचारे की, जिससे समाज मजबूत बनता है, एकजुट रहता है, उसको अपना करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये धर्म और जाति के नाम पे जो राजनीति चल रही है, देश का दुर्भाग्य है कि आज 70 साल के बाद में भी, 75 साल के बाद में भी आज भी धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करके लोग सत्ता में आते हैं। अरे लड़ाई करो विचारधारा की, उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता है। विचारधारा तो आरएसएस बीजेपी की भी हो सकती है अपनी, हमें ऐतराज नहीं उसके अंदर। आप अपनी बात कहो, हम अपनी बात कहें, जनता फैसला करे। पहले आप लोगों को भड़काओगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लोग गुमराह होंगे, क्योंकि धर्म और जाति ऐसी चीज है कि गुमराह होने में वक्त नहीं लगता है। देश अनेकता में एकता वाला मुल्क है, इसमें तो मैं समझता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम आने वाले वक्त के अंदर किस प्रकार से उनका जो रास्ता था, जो उन्होंने तय किया था, वो उस वक्त की बात थी जब देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाना था। उन्होंने आर्मी बनाई, गांधी ने अहिंसा की बात करी, देश को जोड़ने के लिए अलग अलग रास्ते थे, उद्देश्य एक था, मान सम्मान हिसाब से आपस में प्रेम भाव रखते थे उस जमाने के लोग। इसलिए मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो आज जिस रास्ते पर माहौल बना है देश के अंदर, नई पीढ़ी को
समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अध्ययन करें वो लोग, इतिहास की पुस्तकों को पढ़े, सच्चाई को सामने रखे और अपने जीवन को कामयाब करे। मानव संसाधन ऐसा बने देश के अंदर जो देश के काम आए। हमारे महान संस्कृति, संस्कार, परंपरा महान है देश की, उसको अपनाएं बजाय इसके कि हम लोग जातिवाद और धर्म के नाम पे ही एक दूसरे के खिलाफ में माहौल बनाते जाएंगे तो ये देश के हित में नहीं है। मुझे खुशी है कि मनीष शर्मा जी ने कोऑर्डिनेट करके इस प्रोग्राम को आयोजित किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और सवा साथी जो हमारे बैठे हुए हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, कोरोना जो है ये अभी गया नहीं है। ओमिक्रॉन दूसरी वेव में जो हालात थे डेल्टा के वैसा नहीं है, इसलिए हम लोग लापरवाह हो रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तेज गति से फैल रहा है ओमिक्रॉन भी। पर जो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम होती है वो दूसरी लहर में बहुत भयंकर हुई थी। किसी को हार्ट, किसी को लंग्स, किसी को अस्थमा, किसी को किडनी, किसी को पैरालिटिक अटैक। तो ये बहुत खतरनाक महामारी है ये। और अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि जो ओमिक्रॉन है इसके पोस्ट कोविड क्या असर पड़ेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी बहुत ही तेज गति से फैलता, संक्रमित करता व्यक्ति को पूरा परिवार के परिवार आ रहे हैं, परंतु फॉर्चुनेटली ऑक्सीजन की और जो पहले हॉस्पिटल की मांग हुआ करती थी आईसीयू बेड की, वो स्थिति इस बार नहीं है, क्योंकि ये लंग्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। खांसी, जुकाम और बुखार तक ही सीमित रहता है। 5-4 दिन में ठीक भी हो जाते हैं कई लोग। इसलिए भारत सरकार भी कह रही है कि आप 5 दिन के बाद में तो वापस टेस्ट करवाओ मत। तो कोई घबराने की बात नहीं है, पर सावचेत रहने की बात है। सावचेत नहीं रहेंगे, ये फैलता जाएगा तो पता नहीं है अपने नए रूप में भी आ सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा तेज गति से फैलता है तो नया म्यूटेंट बन जाता है, हो सकता है वो खतरनाक हो, कोई कुछ नहीं कह सकता। और अमेरिका में 10-10 लाख लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े वहां पर, जो इंडिया में हमारे देश में ये स्थिति नहीं है। जर्मनी की स्थिति अलग है, इंग्लैंड की अलग स्थिति है, इटली की अलग है, स्पेन की अलग है। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। आप जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है तो आप कम से कम, क्योंकि आप सब जुड़े हुए लोग प्रभावशाली लोग हैं, समाज आपका मान सम्मान करता है, आपकी बात का वजन है, जहां संभव हो आप इस बात को एक मैसेज दें कि इस प्रकार से आपको कोरोना से बचाव करके चलना पड़ेगा। और कम से कम एटलीस्ट मास्क लगाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लड़ाई आप सबके आशीर्वाद से लड़ी गई राजस्थान में, कोविड जंग की लड़ी गई, उसमें राजस्थान का मान सम्मान पूरे देश में, दुनिया में बढ़ा, भीलवाड़ा मॉडल भी हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जंग हम जीतेंगे। और वैक्सीनेशन भी शानदार हुआ राजस्थान के अंदर और देश के अंदर। वैक्सीनेशन के कारण ही बचा हुआ है। ये जो हॉस्पिटल भर्ती नहीं हो पा रहे हैं उसका कारण ही है कि वैक्सीनेशन के कारण से मृत्यु दर बहुत कम हो गई। वैक्सीन बचा रही है दुनिया को, देश को। वैक्सीन का अभियान पूरा करवाए आप लोग। 15 साल की बच्चों की वैक्सीन तक की अपनी भारत सरकार ने भी छूट दी है। हम लोगों ने काफी दबाव दिया, मांग करी हम लोगों ने 12 साल के बच्चे भी हो, 5 साल तक के बच्चों क्यों नहीं लें, क्योंकि कई मुल्कों में 2 साल तक के बच्चों को भी होने लग गई वैक्सीनेशन। हमारी सरकार की, भारत सरकार की तैयारी होनी चाहिए कि वो अभी से 2 साल, 5 साल, 10 साल की तैयारी करे, जिससे कि चौथी लहर भी आ जाए तो कोई तकलीफ नहीं आए। जब तीसरी लहर में तकलीफ नहीं आई क्योंकि हमने वैक्सीन अच्छा करवा दिया। ये तमाम बातें जो है जनता के सहयोग से ही पूरी होगी। खाली सरकारी मशीनरी अकेली कुछ नहीं कर सकती। बाकी तो हमारे प्रदेश के अंदर भी डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, जितने भी आशा सहयोगी हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, हर विभाग के कर्मचारी हो, पुलिस कांस्टेबल भी क्यों नहीं हो, सबने
धर्म गुरुओं ने, एनजीओ ने, एक्टिविस्ट ने, पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर लड़ी। हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि पहली लहर के अंदर भी जो लॉकडाउन हो गया था तो सब ने एक दूसरे की मदद करी, एनजीओ ने भी की, दूसरों ने करी और समय निकल गया। सरकार भी पूरी तरह साथ खड़ी रही उन लोगों के। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा इस कोरोना जंग के अंदर भी ध्यान रखें। आप सब लोग जुड़े इसी से, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं और साथ ही साथ आपको यह विश्वास दिलाता हूं